बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर। नाज़रीन, आज की समात मखसूस नशिस्तों पर जो नज़रसानी दरख्वास्तें हैं 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ उन पर हुई है और बड़ी धुआंधार किस्म की समात हुई है। फैसल सिद्दीकी जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आज उन्होंने पूरे केस को एक मरतबा फिर खोल कर रखा है, बयान किया है और आज पहली दफ़ा इस केस में जो फैसला है, जो इम्प्यून जजमेंट है जिसके खिलाफ रिव्यू सॉर्ट किया गया है हुकूमती जमातों की जानिब से, उस फैसले को भी पढ़ा गया है और उस फैसले को पढ़ने पर भी जजेस साहिबान काफ़ी नाला नजर आए। ये बड़ा हैरान कुन है। एक मौके पर फैसल सिद्दीकी साहब को भी ये कहना पड़ गया कि तारीख में पहली दफ़ा 13 जजेस के फैसले पर रिव्यू हो रहा है और फैसला ही नहीं पढ़ा जा रहा जिस फैसले पर रिव्यू हो रहा है। तलखी भी हुई। अमीनुद्दीन खान साहब जो बेंच के सरबराह हैं, वो अलग बात है कि आज वो भी अपने उस दो रुकनी अख्तिलाफी नोट को डिफेंड करते रहे, बल्कि उसको इम्पोज करने की कोशिश करते रहे। उनके साथ भी तल्ख जुमलों का तबादला होता रहा। कुछ शेर व शायरी के ज़रिए उनको बावर कराया जाता रहा कि आपके फ़ैसले ने हमारे साथ क्या किया है, और फिर एक मौके पर उन्हें चील से भी तशबीह दे दी और बहुत सी बातें हुई हैं। नाज़रीन, जमाल खान मंदोखेल साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं जो बड़े तबाहकुन हैं इस पूरे सिनेरियो में जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात से कबल, इंतखाबात के दौरान और इंतखाबात के बाद क्या कुछ उनके साथ हुआ, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जजेस साहिबान ये समझते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आज की समात है। इसके ऊपर साकिब बशीर साहब से राय लेंगे। साकिब साहब, मेरा ख्याल है 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स को आज डिस्कस करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप पहले तो मुझे ये बता दें इससे कबल कि हम इसको बाकायदा तौर पर शुरू करें, आज की आपकी जो प्रोसीडिंग्स सुनने के बाद असेसमेंट क्या है, रीडिंग क्या है? एक तो जो शेर पढ़ा है फैसल सिद्दीकी साहब ने, मेरा ख्याल है ये शेर उन्होंने पढ़ दिया और शायद बेंच को तो समझ भी ना आया हो फौरी तौर पर। वो कहते हैं कि कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियाँ खा के भी बेमज़ा ना हुआ। हाँ, गालियाँ खा के बेमज़ा ना हुआ, ये गालिब का शेर है। गालिब का शेर है। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान की जो जजमेंट है मखसूस नशिस्तों के केस में, उसके तनाजुर में जो फैसल सिद्दीकी हैं वो पढ़ गए और बस बेंच ने भी उसको और मज़ा भी ले गए और पूरी कौम को मज़ा दिलवा भी दिया और बेंच ने भी इसको अज़राए मजाक सुनकर जो है वो आगे बढ़ गए। आज की जो समात है मेरे ख्याल में उससे हमें ये लग रहा है कि 4 किस्म के जजेस जो है वो सामने आ रहे हैं बेंच में। 11 रुकनी बेंच है, 4 किस्म के जजेस हैं। उनमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनकी ख्वाहिश ऐसे लगती है कि इसको अगली सुबह होने से पहले ही निपटा दिया जाए। और हम ये आज नहीं देख रहे, ये जब ऑब्जेक्शन सुने जा रहे थे उस वक्त फैसल सिद्दीकी क्या लगे हुए हैं, क्या पढ़ रहे हैं, चलें आगे चलें आगे चलें आगे चलें, मतलब उनके फेस एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो चाहते हैं कि अगली सुबह होने से पहले इस केस का फैसला हो। आज फिर फैसल सिद्दीकी मेरे ख्याल में, क्योंकि कैमरे भी लगे हुए थे, पूरी दुनिया देख रही थी, उन्होंने कहा पूरी दुनिया देख ले, तो उन्होंने फिर जब उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उनको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की तो फिर वो थोड़े से उन्होंने एग्रेसिव टोन उन्होंने जब इस्तेमाल की। मतलब उन्होंने कहा कि अगर जजमेंट भी नहीं पढ़नी और आप मेरे आर्गूमेंट्स भी नहीं सुनेंगे, बगैर मेरे आर्गूमेंट सुने आप कहें कि पता है हमें, आपको क्या पता है, जो मैंने बोला नहीं है पता क्या है आपको, तो उस पर फिर गया जस्टिस अमीनुद्दीन खान थोड़े से डिफेंसिव हुए, वो पीछे होकर बैठ गए। फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल से इशारों कनायों में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने उनसे कहा कि आप प्लीज उनको करने दें, तो उन्होंने कहा कि मैंने क्या कहा है। हालांकि आपने उन्हें ये कह दिया कि अभी उन्होंने एक आर्गुमेंट बिल्ड ही नहीं किया, अभी उस आर्गुमेंट की जानिब जा रहे हैं और आपने पहले से अखज़ कर लिया कि आपका आर्गुमेंट ये है, लिहाजा आप ये आर्गुमेंट ना लें। तो 4 ग्रुप्स हैं, जजेस ग्रुप्स कह लें, कैटेगरी कर लें, जो भी कह लें, कैटेगरी आई गेस ज़्यादा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का एक जजमेंट है, उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान उस अपनी जजमेंट का दिफा कर रहे हैं और वो उनको ऐसे लगता है कि ये केस जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस काजी फाइसा का अपना एक जजमेंट है, अपना व्यू है, और मुझे ऐसे लगता है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जो जजमेंट दी है उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो रोल था, जो उनका किरदार होना चाहिए था, वो उन्होंने अदा नहीं किया, तो उसको थोड़ा ग्रिल भी किया इलेक्शन कमीशन को। इसके बावजूद उनकी टोन में आज थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, मतलब सवालात ऑब्जर्वेशंस जो है। तो दूसरी ये हो गई। और तीसरे जो ग्रुप है या कैटेगरी है जजेस, कैटेगरी जजेस की, वो है जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन नज़र रिजवी। अब जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो है वो समझ नहीं आ रही कि उनको मतलब कोई बता दे, आप बता दें बल्कि कि जो आप वो जजमेंट दी थी 8 जजेस ने, उसके आप सिग्नेटरी हैं। सर सिर्फ उसके नहीं, उसके बाद 2
वजाहतें आपने दी थी, उसमें भी आपके दस्तखत मौजूद और उनको वो ये भी बता दे कि आपके राइट साइड पे बैठे जस्टिस अमीनुद्दीन खान और उनके थोड़ा सा राइट साइड पे बैठे हुए जस्टिस नईम अख्तर अफगान, उन दो जजेस के बारे में वो जो उनके बारे में ऑब्जर्वेशन आई है उनके कंडक्ट के हवाले से वजाहत में उसमें उसके भी सेक्रेटरी हैं आप, मतलब ऐसा नहीं है। और वो ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं जैसे उनको चीज़ें पता नहीं है। अच्छा, आज ना आपको पता है इससे कबल एक और मुकदमा जो ज़ेर समात आया था जजेस तबादले का। जी जी। सलाउद्दीन साहब ने नो डाउट आज बड़े ही इंप्रेसिव किस्म के आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं जजेस के सामने और जजेस भी काफ़ी कन्विंस्ड नज़र आए हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने उस दौरान भी एक ऑब्जर्वेशन दी, आपने सुनी थी। वो ये कहते हैं कि भाई हम जब सवाल कर रहे होते हैं तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सवाल कर रहे होते हैं, इसको आप एज इट इज़ हमारा स्टेटमेंट ना कंसिडर कर लें। ये मैं समझाऊँ कि वो ये कहना चाह रहे हैं, तो शायद वो इसी वजह से ये आज उन्हें कहना पड़ा कि हम जब ये बात करते हैं कि आप इस तरह के सवालात रखते हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आपने अपनी ही उस जजमेंट को डिसोन कर दिया। और आज एक मरतबा फिर हमने देखा है जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, इवन जस्टिस हसन नज़र रिजवी, जाते जाते वो भूल जाते हैं कि दे आर वन ऑफ द सिग्नेटरीज जिन्होंने 8 जजेस का। आप जस्टिस आयशा मलिक नहीं है, जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं है, जस्टिस अतर मिनल्ला नहीं है, जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं है, आप तो हैं यार। आप तो कम से कम अपने फैसले का दिफा कर लें। वो आप बात कर रहे हैं ना कि जजेस की ऑब्जर्वेशन रिमार्क्स होते हैं, सवालात होते हैं, वो डेफिनेटली इसी तरह ही होते हैं। लेकिन ये चीज़ भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जब मखदूम अली खान आए 1.5 घंटा में उन्होंने पलट के निमटू के पता नहीं कौन से वो आर्गूमेंट्स थे वो इनके सामने रखे, वो नज़रसानी में आए हुए हैं। और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जिनका मेजॉरिटी जजमेंट में सिग्नेटरी हैं, उन्होंने भी उनको नहीं कहा कि भाई जजमेंट तो पढ़ें, जजमेंट पढ़ी नहीं गई। ये आज फैसल सिद्दीकी साहब ने ये बात कही ना कि पहली दफ़ा तारीख में हो रहा है 13 जजेस के फैसले पर रिव्यू हो रहा है और जजमेंट पढ़ी नहीं गई। और फिर उन्होंने एक चोट भी कराई है जजेस को। उन्होंने कहा कि आज आप मुझसे सवालात कर रहे हैं, आपका हक बनता है आप सवाल करें, मगर ये भी तो देखें जिस जो लीड कौंसल दूसरी साइड से आए थे जिन्होंने रिव्यू फाइल किया था, मखदूम अली खान से कोई सवाल भी नहीं पूछा गया। इसी वजह से तो घंटे में रैप अप करके चले गए। इनसे सवाल ना हो तो शायद ये भी करके चले जाए। वो तो मतलब ऐसे लग रहा था कि दूसरी साइड्स के वकला को बाकायदा पता था कि हमने जल्दी करना है ताकि ये जल्दी केस जो है वो निपटाना है। मतलब मखदूम अली खान जो कई दिन जो है वो लेते हैं, बल्कि मुझे एक वकील साहब मिले इधर, उन्होंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रूटीन का मैटर है और मखदूम अली खान साहब 4 दिन से जो है वो तकरीबन रोज़ाना घंटा डेढ़ जो है वो आर्गूमेंट्स कर रहे हैं। अभी की बात मैं कर रहा हूँ और इतना हाई प्रोफाइल केस, इतनी बड़ी चीज़ है, इसकी मैंने एक रीज़न दी है वैसे। जो मेजॉरिटी जो है वो जजमेंट है और उसका बड़ा इम्पैक्ट है, पीछे पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो उस पर उन्होंने 1.5 घंटा आर्गू किया और ख़त्म किया। आज भी वो मुस्लिम लीग नून के वकील भी कह रहे थे हमने रिटर्न वो दे दिए हैं, इलेक्शन कमीशन के वकील भी, सारा कुछ जो है वो। तो ये तीसरी जो ग्रुप है या कैटेगरी है जजेस की, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन नज़र रिजवी, ये बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर रहे, बल्कि इवन पढ़ने उनको कहें कि फला पॉइंट आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए चीज़ें, ठीक है। अब चौथे जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग है, 6 जजेस हैं। अब जस्टिस सलाहुद्दीन जो है, पिछली समात पे भी किसी और जज ने भी, जैसे शकील ने या किसी जज ने ये बात की थी शायद, जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा यार हम तो नए हैं ना हमने केस सुना ही नहीं है। और ये बात हम पहले भी कर रहे थे कि जिन जजेस ने केस सुना नहीं है वो सुनेंगे तो किसी पॉइंट पे पहुंचेंगे ना। अब जस्टिस आमिर फारूक साहब तो मतलब वो तो बोल भी नहीं रहे, तो वो मतलब इसी तरह ही आगे बढ़ रहे हैं। तो ये 4 कैटेगरीज हैं जजेस की जो इस को आगे लेकर चल रहे हैं। इस मखसूस नशिस्तों के केस को 16 जून तक जो है वो आगे बढ़ा है। और मतीउल्लाह जान साहब ने भी नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है। ये कुछ अमूर खानादारी आप इंजाम दे रहे थे, क्या कर अच्छा मती भाई, आज की समात के ऊपर हम बात कर रहे हैं। साकिब बशीर साहब ने भी बड़ी डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया और अभी हम कर ही रहे थे कि मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं आज जजेस साहिबान की जो इस बेंच में हमें मौजूद नज़र आते हैं। हमने जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन नज़र रिजवी की बात की, जो सिग्नेटरी होते हुए भी आज ऐसा लगता है भूल गए हैं कि ये सिग्नेटरी हैं उस 8 जजेस के फैसले के। दूसरे हैं जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान। और फिर यहाँ पर एक कैटेगरी उन जजेस साहिबान की है जो नए आए हैं, जिनमें अभी मेजॉरिटी में आज बात भी हुई, 7 हैं, वो कुल 7 हैं जो नए आए। और मैं एक जस्टिस अकील अब्बासी भी शामिल, क्योंकि वोट तो भी कंसिडर होगा। एग्जैक्टली। लेकिन अब मसला ये है ना कि ये जितने भी जजेस हैं, बशमूल उन जजेस के जो ये पहले केस सुन के फैसला दे चुके हैं, वो तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि जैसे उनसे कोई बहुत बड़ा गुनाह सरज़द हो गया है जो उन्होंने 12 जुलाई का फैसला दे दिया। और उनका बड़े ही अपोलोजेटिक और बड़े डिफेंसिव हैं। हालांकि ये बात जो है जस्टिस जो हाशिम काकड़ हैं
उनको कहना पड़ी कि हम नए जजेज हैं, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि हमने इस जजमेंट का दिफा करना है, बिल्कुल, हमने क्योंकि अपने हम फैसले own को करनी डिफेंड है। करना है, हमने ये ओन करनी है। मगर जिन्होंने फैसला लिखा है, जैसे मोहम्मद अली मजहर जैसे और जस्टिस हसन नजर रिजवी जैसे, वो जो है मुझे नहीं नजर आता कि इस फैसले का कोई दिफा करने के मूड में है। न सिर्फ इस फैसले का, बल्कि वो तो अपना दिफा भी नहीं कर रहे कि उन्होंने किस ज़हनी हालत में जो है एक ऐसा फैसला दे दिया जिसके बारे में अब वो खुल के खुद भी दिफा पेश नहीं कर रहे। देखिए, हम एक फैसला होता है ना, आप किसी ज़हनी हालत का जिसका आप इशारा कर रहे हैं, आपने शायद दे दिया हो, उसके ऊपर फिर आप एक वजाहत भी जारी करते हैं, उसके ऊपर फिर एक और वजाहत भी आप दो जारी वजाहतें करते हैं, भी जारी उनके ऊपर करते भी हैं। आपके दस्तखत मौजूद होते हैं। और अभी बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया है साकिब साहब ने कि वो जो वजाहतें आई हैं उनमें से एक वजाहत में तो आपने बेंच में मौजूद जो बेंच के सरबराह हैं और एक और मेंबर हैं नईम अख्तर अफगान साहब, उनको भी आड़े हाथों लिया है। मिसकंडक्ट की बात भी हुई है उस आपके ऑब्जर्वेशन, उन डिटेल वो क्या कहते हैं ओपिनियन के अंदर। तो यहाँ पर आकर अब मालूम नहीं क्या हुआ है। और आज जस्टिस मुसर्रत लाली साहिबा की तरफ मैं आना चाहूँगा। पहले साकिब साहब से पूछ लेते हैं कि उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या है। आज मुसर्रत लाली साहिबा की जो ऑब्जर्वेशन थी वो बड़ी हैरान कुन थी और उससे तासुर ये मिल रहा है कि वो आज भी उसी एक बैगेज भी नहीं कहेंगे आप, बल्कि उस एक ग्रज को लेकर बैठी हैं जो 13 जनवरी के फैसले पर अक्सरियती जजेस साहिबान ने अपने कोर्ट हेयरिंग के दौरान ऑब्जर्वेशंस पास की थी, याद होगा आपको, या फैसले में भी जिस तरह उसको आड़े हाथों लिया था, हालांकि काफ़ी बचा दिया गया नहीं, था। वो बड़ा बेसिक पॉइंट है जो फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने उठाया कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले की गलत तशरीह की थी और गलत तशरीह लेकर वो जनवरी से लेकर तकरीबन जून तक चलता रहा। जून में आकर जब जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने ये मखसूस नशिस्तों का मामला आया तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी और बाकी उस बेंच में शामिल जजेस ने भी ये हिम्मत नहीं पकड़ी कि इसकी वजाहत ही कर दें। और 5 माह ये यूं ही मामला चलता रहा। उन्होंने कहा हमने तो पार्टी को छेड़ा ही नहीं, हमने तो सिर्फ जब उनके इंटर पार्टी इलेक्शंस का लदम हुए थे और उसकी वजह से निशान वापस हो गया, हमने पार्टी को छेड़ा ही नहीं। ये हमें याद रखना चाहिए। और शायद जो है वो हमारे जजेस भी पता नहीं कहाँ पे थे जब ये इलेक्शन सेक्शन हो रहे थे। अब बड़ा मरीख पे थे, उनको तो पता ही नहीं कि पीटीआई के साथ क्या हो रहा था या उम्मीदवारों के साथ क्या हो रहा है। उस लेवल पे बात की जाती है तो 5 माह उसकी वजाहत नहीं आई थी। जस्टिस मुसर्रत लाली अब इस बेंच का हिस्सा बनी है ना, अब वो ऐसे पोर्ट्रेट कर रही हैं जैसे पूरा केस उनको पता है। एक चीज़ आपको ज़हन में रखनी चाहिए क्योंकि लाइव प्रोसीडिंग चल रही है। मैं एक क्लिप देख रहा था जो लाइव प्रोसीडिंग में हम थोड़ा सा उसको इग्नोर कर दें, मैंने 2-3 दफ़ा देखा। उन्होंने पिछली प्रोसीडिंग में ये कहा कि पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हमारे सामने आई थी, पीटीआई तो थी ही नहीं। तो फिर जो है वो तो आना नहीं चाहते थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं आपने पार्लियामेंट में आना है। तो इस पर वो बड़ा वो कहका लगा के मतलब उस तरह हंस रही थी। मतलब वो 8 जजेस के उस फैसले को पब्लिकली उसका मजाक उड़ा रहे, रिडिक्यूल किया जा रहा है उस फैसले को। मतलब मैं हैरान हूँ। और फैसले पर अमल भी नहीं हुआ, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए। अमल भी नहीं हुआ और मजाक उसका सरेआम। आज उन्होंने कहा फैसले पे पहरा देने वाले जब फैसले पे हंसेंगे अमल कौन करेगा। 3 से 15 दिन जो किए हैं ना, उन्होंने कहा कि आपने आइन में तरमीम कर दी है। ये बाकायदा उनके वर्ड्स हैं, आइन में तरमीम कर दी है। मतलब वो जो केस खुलने की बात जस्टिस सलाहुद्दीन पवर कर रहे हैं कि मैं लिया हूँ इस केस में, मुझे समझाएं। जस्टिस मुसर्रत लाली बिल्कुल ये नहीं कह रही, वो कहती है पता है हमें, मतलब ऐसे लग रहा है। माजरत के साथ पसूड़ी भी तो उन्हीं के फैसले की बुनियाद पर पड़ी है ना 13 जनवरी के, तो वो तो ऑन करेंगी इस सबको। और वो तो आज भी बड़ी सेंसिटिव हो जाती हैं जब बात आती है 13 जनवरी के फैसले की। तो वो ये कहती हैं, एक मौके पर उन्होंने कहा है कि हमारे 13 जनवरी के फैसले को निशाना बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट में। उनको गुस्सा उस बात का जिसका उतार नहीं है वो 8 जजेस के फैसले पर। तो जस्टिस इवन फैसल सिद्दीकी ने भी कहा कि भाई फैसले के अंदर तो इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराया गया है, आप अपने ऊपर अगर लेना चाहें तो आप ले लें। अच्छा, वोट ये बड़ा जस्टिस मंसूर अली शाह का भी कॉल, फिर 8 जजेस ने भी ये लिखा। उमूमी तौर पर भी हम देखते हैं कि ये बुनियादी हक है वोट, फंडामेंटल राइट। आज उन्होंने कहा ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है वोट, ये लॉ के तहत, ये आप इसमें स्टैट्यूट के तहत उनकी बात टेक्निकली दुरुस्त है कि 18 साल से कम उम्र के लोगों का तो ये राइट नहीं बनता, तो लॉ के तहत रेगुलेट हो जाता है। मगर मैं जस्टिस मुसर्रत हलाली का जो बेंच के ऊपर कंडक्ट है, मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ कि जस्टिस मुसर्रत हलाली, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर खातून ना होती तो शायद कभी जज ना बन सकती, क्योंकि वो अपने जज्बात को, अपने गुस्से को और एक चीज़ को पकड़ के वो जिस तरीके से मतलब कि पहले से अपना माइंड दे रही है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मेरे नज़दीक तो मैं तो ये कह रही हूँ कि आइन में तरमीम हो गई है, क्योंकि आइन में जो है वो 3 दिन का टाइम दिया है, 3 दिन का टाइम दिया था और आपने 15 दिन का टाइम दे दिया। तो भाई आप अगर वाकई इतनी तगड़ी जज हैं
तो आप बुलाती ना इलेक्शन कमिश्नर को, एक आइनी इदारा जब आइन की गलत तशरीह करता है तो उसकी सज़ा किसी प्राइवेट फरीक को नहीं दी जा सकती। सबसे पहले तो आइनी इदारे को पूछें। आपके फैसले अब हमने ये देख रहे हैं कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर भी और जस्टिस मुसर्रत हलाली भी वो कहते हैं चलें, वो तो इलेक्शन कमीशन ने तो कर दिया, आपने क्या किया, आपने क्या किया। भाई चलें क्यों, किधर चलें? पहले तो आइनी इदारे को पूछें कि उसने जो गलती की उस गलती की वजह से बाकी सारी गलतियां हुई। जो पहली गलती थी इलेक्शन कमीशन ने की। तो आप सुप्रीम कोर्ट हैं, आप खुद को आइनी इदारा कहती हैं, आप खुद को सुप्रीम कोर्ट का जज कहती हैं। पहले तो आपको इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा को बुला के पूछना चाहिए कि भाई तुमने ये क्या किया जिसकी वजह से। दूर की बात तो कर रहे हैं, वो क्यों ये तक नहीं पूछा कि हमारे फैसला जो है वो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया। हाँ, आज जस्टिस हाशिम काकड़ को बेशक उन्होंने फैसला सिद्दीकी को मुखातिब करके कहा, लेकिन उनको बताना पड़ा कि ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की है और इसका दिफा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। अब देखें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की, मैं सॉरी एक पॉइंट मैं स्किप कर रहा हूँ। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने आज जो ऑब्जर्वेशन दी है वो ये कहते हैं कि हमारे पास कोई एक भी जो उम्मीदवार था, आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई का, वो नहीं आया और उसने आकर हमें ये नहीं बताया कि भाई मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, लिहाजा हम तो कंसिडर करेंगे कि नहीं हुई। वो असनाद मलिक साहब भी हैं, मलिक साहब आए ज़रा, ये हमारा जो कोरम है बड़ा हो गया है। अच्छा, पहले असनाद साहब आप इस पर रोशनी डालें, जो आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब के शोरा आफाक रिमार्क्स हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? देखें, जमाल साहब की मैं समझ सकता हूँ पोजीशन, क्योंकि बलूचिस्तान के जजेस जो है ना, वो जो मेजॉरिटी जजमेंट है ना, उसमें नईम अफगान साहब के ख़िलाफ़ भी रिमार्क्स आए, वो इस चीज़ को भी देख रहे हैं। हालांकि उनका फ़ैसला और मेजॉरिटी का फ़ैसला थोड़ा सा फ़र्क है। इलेक्शन कम उनसे पूछें कि काजी फैसल से का जो डिटेल जजमेंट थी, आपने उस पर साइन क्यों नहीं की, आपने अपना नोट क्यों लिखा, आपने सबसे ज़्यादा इलेक्शन कमीशन की क्लास दी, अब क्या मसला है, आप क्यों यकदम जो है आज आपके बदले बदले नज़र आए हैं। देखिए, मंदोखेल साहब के और मसाइल, बलूचिस्तान के इश्यूज़ डिफरेंट हैं, वहाँ की सिस्टम अलग है, वहाँ की वर्किंग, वो उनकी डीलिंग पावरफुल सर्कल के साथ केस टू केस होती है, मामलात होते हैं, वो और चीज़ें हैं उनके देखिए ना, एक दिन उनका जजमेंट और है और आज वो अलहदा बात कर रहे थे, बिल्कुल अपोजिट। मोहम्मद अली मज़हर साहब और हसन रिजवी साहब को कम से कम ये बात होनी चाहिए कि मुसर्रत हलाली साहबा ने कहा जी पठान की एक ज़बान होती है, तो क्या कराची वालों की वो इतनी बड़ी टांट की है? मतलब है, ये इन जजेस को भी देखना चाहिए कि उनकी इस फेलो जज ने कहा कि हम तो अपनी जगह पे कायम है, चाहे जनवरी अब मोहम्मद अली मज़हर साहब जब काजी फैसल साहब थे तो जनवरी 13, जब बना कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनने हैं तो 12 जुलाई का फैसला आपने साइन कर दिया, या तो ज़बरदस्ती आपसे कराया, तो आप आज लिख दें, मान दें कि वो गलती हुई मुझसे। सर, वो मैंने आगे बात की है कि एक फैसला ज़बरदस्ती हो सकता है ना, फिर 2 वज़ाहतों पे भी आपने दस्तखत किए। हाँ, वो बात है। देखिए, एक बात है कि ये जो चीफ जस्टिस के ओहदे की मैं कहूँगा जो हड्डी है ना, ये बड़ी ख़तरनाक है। आप यकीन करें, इस हड्डी के पीछे कैसे कैसे लोग जो हैं वो रुल जाते हैं। वो अपनी सारी उम्र की जो है साख को मुतबादल को वर्ड, हड्डी की जगह कुछ भी कह लें, जो भी आपकी पसंद की चीज़ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, जस्टिस मुसर्रत हलाली जो हैं, जस्टिस एक सेकंड रिकॉर्डिंग हो रही है प्लीज़। जस्टिस मुसर्रत हलाली जो हैं वो 13 जनवरी के फ़ैसले को अभी भी दिफा कर रही है, हालांकि 13 जनवरी का फ़ैसला इस कोर्ट के सामने नहीं है। वो मजबूर हैं, वो जो कहते हैं ना कि एक झूठ के बाद बंदे को 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो इसी तरह एक ऐसे शर्मनाक फ़ैसले के बाद बंदे को 100 शर्मनाक फ़ैसले करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो यही हाल जस्टिस मुसर्रत हलाली का भी हो रहा है। वो यहाँ पे बैठी, वो काजी फायजीसा को डिफेंड कर रही हैं 13 जनवरी के फैसले में, वो वहाँ पे यहाँ पे बैठी जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को डिफेंड कर रहे हैं। वो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो खुद 12 जुलाई के फैसले में इलेक्शन कमीशन और वो 13 जनवरी के फैसले के हवाले से कोई वजाहत नहीं दे सके, जो मोहम्मद अली मज़हर ने भी अपने फैसले में कोई वजाहत नहीं दी। और ये वो सुप्रीम कोर्ट है जो प्रेस रिलीज़ों में वजाहतें करती रही है, मुबारक सानी वाले केस में चैम्बरों में बुला के वजाहतें करती रही है, और यहाँ पे जब सब कुछ तबाही हो गई तो फिर जनाब ये आके कहने लगे अच्छा कोई हमारे पास तो नहीं आया कि उसके साथ जुल्म हो रहा था, कोई हमारे पास तो नहीं आया। जब सलमान अकरम राजा आया तो क्या किया आपने उनके साथ? बात ये अदील, जब इफ्तिखार चौधरी का फैसला आया ना, उनको बहाल किया गया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ख़त्म की गई, आर्टिकल 211 का टेक्स्ट बड़ा क्लियर था, वादे था कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे अटैक हुआ, तो सारी जुडिशरी इकट्ठी हुई सिवाय 3 जजेस।
काजी फैसा के केस में भी सारे जज इकट्ठे हुए, क्योंकि एक जज का टेक्स्ट तो बड़ा क्लियर था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चले। यहाँ मेन फीचर जो आज फैसल सिद्दीकी कह रहे थे वो है जमहूरियत। जमहूरियत तबाह हो गई है और उसके जजेस तब गए थे बहरहाल। हाँ नहीं, वो देखिए बेनिफिशरी हैं, मैं इस निज़ाम के बड़े बेनिफिशरी बैठे हैं 13-11। सीधी बात करनी चाहिए, कोई फ्यूचर का चीफ जस्टिस नहीं बन सकता अगर 26वीं तरमीम नहीं होगी। कोई इतनी बड़ी खड़पेंची मिल गई, आईनी बेंच मिल गया है कि जजेस की मनूवरिंग, कोई आईनी बेंच की कमेटी का मेंबर बन गया। ये अगर मुझे बताएं, अगर पुराना निज़ाम होता तो मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होते, या वो अगर ये हुकूमत इन जजेस को ना चुनती तो सीनियर जजेस को इग्नोर ना किया जाता। ये सारे बेनिफिशरी हैं, 17 जज होते हैं। ये जज तादाद किसने बढ़ाई? इन जजेस की अपॉइंटमेंट की मुखालफत इस वजह से की गई कि पहले 26वीं तरमीम का फैसला होने दें। वो क्यों नहीं उठाया जा रहा? कोई बंदा सवाल नहीं करता कि 26वीं तरमीम का फैसला क्यों नहीं ये कर रहे। ये खुद क्रिएशन है एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ की। आज देखिए, एक ऐसा जज भी आज उस 12 जुलाई के फैसले को बायस्ड मुतासब जजमेंट कह रहा था, जिसको इस काबिल नहीं समझा गया कि पहले फेज में मरहले में उसको सुप्रीम कोर्ट लाया जाए। ये जस्टिस बाकिर नजफी साहब जो हैं, आज कहते हैं ये जो 8 जजों का फैसला है, इसका जो इब्तदाई पैराग्राफ्स हैं उनको पढ़ के तो लगता है कि इन 8 जजों का बायस था, ये जानबदारी थी 8 जजों की। अब बाकिर नजफी जैसे मुअज़्ज़ज़ जज भी अगर इस तरह के बात करेंगे कि भाई 8 जो मेजॉरिटी फैसला है 13 जजों की कोर्ट का, वो फैसला 8 जजों का नहीं है, वो बायस है, तो मतलब आप रिव्यू में बैठे हैं यार। आपने पहले केस सुना नहीं है, आप जो है आपकी कुरा निकल आए, आप सुप्रीम कोर्ट आ गए और अब आप आके 8 जजों को कह रहे हैं कि ये 22 जजेस से और ये 22 फैसला था, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मसला ये है कि इनके खिलाफ जो है वो काजी फैसा ने, आपको याद होगा कि रात को अदालत लगाई कि जी इन्होंने इलेक्शन रुकवाने के लिए इन्होंने पीटीआई के हक में एक पिटीशन सस्पेंड की थी आरओज का। बिल्कुल, वो अगर अभी भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे पड़ा होगा, वो अल्फाज जो काजी फैसा ने इन जज के बारे में किए, उन्होंने कहा जी ये मिसकंडक्ट है। वो तो मंसूर अली शाह ने वो रिटन आर्डर में वो चीज़ें नहीं आने दी, मे बी क्लास फेलो थे या जो भी। असल मसला ये है कि वो अगर रिटर्न में आ जाती, वो जजमेंट में जो काजी साहब ज़बानी बोल रहे थे इनके खिलाफ, और वो जो जुडिशल कमीशन के रूल जो मिनट्स हैं जिसमें हुकूमत के मेम्बरान ने भी कहा कि इनकी इंटीग्रिटी और वो जो है वो उस पर बड़े सवालात हैं। तो बात यह है कि बायस जजेस का ये अनप्रेसिडेंटेड हो रहा है कि जजेस को जजेस ही टारगेट कर रहे हैं। वजह क्या है कि कुछ जजेस को हुकूमत ने कि बेनिफिशरी हैं, तो वो जो इंडिपेंडेंट जज हैं या दूसरे उनको टारगेट कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप अपना काम ठीक रखें। दूसरे जजेस को आप क्यों टारगेट कर रहे हैं कि बायस हैं, ये हैं, वो है। जनवरी 13 का फैसला का बार बार वहाँ ऐसे नहीं आता था। वहाँ वो, हालांकि मेरे ख्याल में वो जनवरी 13 के फैसले की वजह से इलेक्शन कमीशन पे खामखा जिम्मेदारी डाली गई है तारीख में। बस ये सिकंदर सुल्तान राजा किसी दिन कह देंगे कि मैं फैसला करता ही ना, अगर मुझे पता होता कि मेरा फैसला अपील नहीं होगा। ये बड़ी दुरुस्त बात की है। पिंडी का कमिश्नर तो बोल पड़ा ना, अभी और भी बोल पड़ेंगे, तो जस्टिस मुशर्रफ अली किस किस के गुस्सा करेंगे? देखिए, जिस ही दिन इलेक्शन कमीशन को ये कन्फर्म है कि जब जो लोग जाते थे ना, जब ये आईपीपी एक जमात बन रही थी पीटीआई से तोड़ने के लिए, उनको कहा जाता था कि पीटीआई नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कैसे नहीं होगी? उन्होंने कहा जी आप देख लीजिए। फिर फैसल वाडा ने कहा जी बल्ला नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये किस किस का मुंह बंद करेंगे? इलेक्शन कमीशन नहीं, प्रॉब्लम तो जनवरी 13 के फैसले की आई है। वो उन जजेस ने थोड़ा सा ना एक किया है कि चलें अपने ब्रदर जजेस को, फिर काजी फैसा भी नाराज़ हो जाते थे, उन्होंने सारा मलबा इलेक्शन कमीशन पे गिरा दिया। हालांकि मुबारक सानी पे 2 दफ़ा मंसूर अली शाह साहब पहले भी कर चुके हैं और इस केस में भी उन्होंने की है। उन्हें चाहिए था पॉइंट आउट करते कि बुनियाद क्या है। बिल्कुल, जिस फैसले में उन्हें क्विकली मैं समझता हूँ कि 12 जुलाई का जो फैसला है उसके कुछ किरदार अब नज़रसानी बेंच पे भी बैठ के जो कंडक्ट कर रहे हैं ना, उनका कंडक्ट उससे भी बदतर है कि जिसमें 2 मज़े जजों ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के गैर आइनी फैसलों पे एग्जेक्टिव को अमल ही नहीं करना चाहिए। उससे ज़्यादा बदतर कंडक्ट उनका है जो मुनाफ़कत कर रहे हैं, जो ना इधर जाते हैं ना उधर जाते हैं, वो बीच वाले फार्मूले बनाते हैं। और वो अभी भी इनकी कोशिश ये है कि नज़रसानी के अंदर उनका फार्मूला जो है वो एग्री हो जाए। और ये वही जज है जो अब कह रहे हैं कि पीटीआई वाले उस वक्त किधर थे? भाई आपने खुद पीटीआई को सीटें दी है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की बात कर रहा हूँ मैं।
आपने क्यों? मैं समझता हूँ कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का जो फार्मूला या इंस्टेंट फार्मूला जो जजमेंट थी ना, वो जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जजमेंट से बदतर थी, क्योंकि उन दोनों ने कम से कम हिम्मत की है, चाहे उन्हें पता है वो गलत है, लेकिन एक पोजीशन तो लिया ना। इन्होंने तो बीच में रह के दोनों तरफ खेलने की कोशिश की है। फैसल सिद्दीकी ने आज उनकी जजमेंट की, हाँ। शेर पढ़ के। जान साहब, उस फार्मूले को देखें ना तो उस वक्त 2/3 बन जाती है हुकूमत की। मकसद क्या था? मकसद था 26वीं तरमीम के लिए राह हमवार करना। वो जब नहीं हुआ तो 63A आथर जज नहीं बैठा, हालांकि हम सारे मुखालिफ हैं 63A में जो इंटरप्रिटेशन मुनीब साहब ने की, लेकिन आथर जज को जिस तरीके से उठाया गया, निकाला गया और सारे लाइक माइंडेड जजेस बिठा के एक राह हमवार की गई हार्स ट्रेडिंग या 63A में जो किया, उसके बाद बोलियां लगी 80-80 करोड़ रुपए का एक दूसरे के PTI इल्ज़ाम लगा रही है कि जो बंदे गो के आखिर में वो नौबत नहीं है। मौलाना तो कह रहे हैं कि हमारे सामने तो कोई नहीं आया जिसको जो है वो प्रेशराइज किया गया हो, जिसको मैं वो बात कर रहा हूँ कि 63A का जब फैसला आया उसके बाद लोग क्यों उठाए गए? क्योंकि उनके वोट काउंट हो सकते थे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जिस सूबे से आए ना, उस सूबे में वाकई लोगों को कोई मसला नहीं है, ठीक है। और ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं, जज भी रहे हैं। ये वहाँ पे भी यही कहते थे, बलूचिस्तान में तो हमारे सामने कोई नहीं आया, हमारे सामने तो दरख्वास्त कोई नहीं आती, वहाँ पे तो सब दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। तो ये वो जज है जिस सूबे से आए, वो इधर आके भी यही कह रहे हैं हमारे सामने तो कोई नहीं आया। ये एक साहब हैं, उनकी एज का इशू था, कैंडिडेट थे और नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गए। किसी हाई कोर्ट में मामला आया तो उस जज अड़ गया, उसने कहा जी एज नहीं पूरी, ये हम कैसे करें? तो आगे से जो थे उन्होंने कहा जी करना है जो भी है। तो एक चीफ साहब जो हैं उनके चीफ साहब ने उनको कहा जो भी है यार मसला हल करो, लेकिन वो जज फिर भी डटा रहा, उसने नहीं किया। फिर DB में उसके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हुए। अब बात छोड़ दें यार, वो बस अब इशारा ही बड़े हैं, अकलमंद वाले सियाने लोग। एक और सूबे का भी मामला है, वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने पिछले दिनों को ऑब्जर्वेशन दी थी कि कोई अप्रोच वोच नहीं कर सकता ये वो, तो वो मैंने ट्वीट किया तो मुझे एक उम्मीदवार हैं PTI के जिनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गए थे और वो इलेक्शन नहीं लड़ सके, तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने रिजेक्ट किए थे वो ये साहब उस बेंच में थे और मेरे सीधे सीधे उसमें कोई ऐसा ऑब्जेक्शन भी नहीं था इस वक्त, इसके बावजूद जो है वो रिजेक्ट हुए। और उस लाइन में जिन जिनके रिजेक्ट हुए आप देख लें कि किसके कहने पे जो रिजेक्ट हुए, तो इसलिए कहानियां तो बहुत हैं। बहरहाल नाज़रीन, हाँ जी, 20वीं तरमीम का मुझे बताएं इससे बड़ा क्या है कि आपने अपने ब्रदर जजेस को एक्सक्लूड किया, शामिल नहीं कर रहे। वजह यह है कि इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम यह है कि जिस दिन वो जुडिशल आईनी बेंच का हिस्सा बन जाएंगे ये कमेटी खत्म हो जाएगी, अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही खत्म हो जाएगी, मोहम्मद अली मदर साहब कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे, जमाल मंदोखेल साहब हर मामले में है, लेकिन जब अपना होता है कि कहीं कमेटी से ना निकल जाऊं, फिर वो 26वीं सबसे अहम चीज़ है कि 26वीं तरमीम का केस डिसाइड हो। वो क्यों नहीं लग रहा? जब भी कोई 18वीं तरमीम हुई ना, इफ्तिखार चौधरी इन सब के स्पिरिचुअल रहनुमा है ना, सबके बेनिफिशियरी लायर्स मूवमेंट के ये बेनिफिशियरी, उन्होंने 18वीं तरमीम का केस लगाया। ये 26वीं तरमीम का डिले क्यों कर रहे हैं? एक सवाल है, इसका जवाब बता दें। बेनिफिशियरी मुझे बताएं कि कल अगर 26वीं तरमीम स्ट्राइक डाउन हो जाती है कि आईनी बेंच ठीक नहीं था, तो इस रिव्यू जो ये डिसाइड कर चुके हैं ये क्या, इसका कौन करे? डिफेक्टो हो जाएगा। हाँ, नहीं, तो मसला ये है कि कवर हासिल है ना सर। कुछ अगले भी इलाके के लिए मेरे मती भाई का आज कैमरा नहीं लगाओ। बहरहाल नाज़रीन, आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे साकिब बशीर साहब को, असनात मलिक साहब को और मतीउल्लाह जान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।